अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। हम आज रोटेशनल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। पहले फार्मूले देख लेते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एक पार्टिकल के लिए बनता है mr², और अगर बॉडी हो तो फार्मूला बनेगा समेशन ऑफ mi/ri²। इसके बाद हम सेकेंड कंसेप्ट देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड। रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या होगा। ये फार्मूले ऐसे हैं जो आपको याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन को k से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूला बनता है √I/m। यहाँ I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैपिटल M के माने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के होते हैं। थर्ड फॉर्मूला हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में आने वाली काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इफ बॉडी इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कर रही है तो फॉर्मूला बनेगा ½ mv²। और अगर बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, जैसे कि फैन, वो सिर्फ रोटेशनल मोशन करता है, आगे नहीं बढ़ता, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, सिर्फ रोटेशनल मोशन है, तो फार्मूला बनेगा ½ I⍵²। और कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो कि रोटेशनल मोशन भी कर रही होती हैं, साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही होती है, जिसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला मिलता है ½ mv², क्योंकि दोनों मोशन एक साथ होते हैं ना, ½ I⍵²। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो फॉर्मूला मिलता है ½ mv² अंडर द ब्रैकेट 1 + k²/r²। तो ये फॉर्मूला मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का। ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू हम किसी एक एक्सिस के साथ अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वो एक्सिस कौन सा होना चाहिए, वो एक्सिस सेंटर से पास होने वाला होना चाहिए, तो हम उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला है IO = IC + mh²। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ IO के माने क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो उसको IO से डिनोट किया जाता है। IC के माने क्या है, IC के माने है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। और ये m क्या है, m मतलब मास ऑफ द बॉडी है, और h मतलब क्या, h मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस है। जिन दो एक्सिस के बीच में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस h से लिखा जाता है। अब देखिए, ख्याल रहे जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक्सिस IO और IC वाले, जो सेंटर से पास हो रहा है वो, और जो एक्सिस के साथ आपको पता करना है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, तभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। ये फॉर्मूले प्लीज नोट कर लें, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आप कर ये सकते हैं कि किसी एक के साथ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। फॉर्मूला बनता है Ix = Ix + Iy। यहाँ Iz क्या होगा, Iz इस एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। Iy क्या होगा, Iy ऐसे एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, ये x एक्सिस में, ये दूसरा y एक्सिस में और तीसरा z एक्सिस में। ध्यान ये रखें कि Ix और Iy ये दोनों बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, ये दोनों बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, और Iz बॉडी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब हम एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमको सीखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है। अगर बॉडी पर एक्ट होने वाला टॉर्क 0 हो जाए, बॉडी पर कोई टॉर्क एक्ट न करे, या तो सारे टॉर्क का समेशन 0 हो जाए, तो जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होता है, ऑब्वियसली कौन सा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है, वही बॉडी का फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर बॉडी पर एक्ट होने वाला टॉर्क 0 हो जाए तो बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला I × ओमेगा होता है। तो इनिशियल के लिए I1⍵1 = I2⍵2। ये कब वैलिड होगा, ये सिर्फ उस वक्त वैलिड होगा जब बॉडी पर एक्ट होने वाला टॉर्क 0 हो जाए। अगर बॉडी पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। अब हम देखते हैं टॉर्क से रिलेटेड फॉर्मूले। सो टॉर्क क्या है, टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी को रोटेट करवाती है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क के कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे। सबसे पहले टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला, फोर्स इनटू लीवर आर्म, यानी आपको क्या करना है,
फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका एफ टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार बनता है ना, टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार बनता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको देखें तो ठीक है, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि फोर्स लेना है और फोर्स के एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। दूसरा फॉर्मूला जो टॉर्क का याद रखना है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जैसे कि F इक्वल टू एम ए होता है ना, उसी तरह टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन के अंदर है, सो रोलिंग मोशन में बॉडी के पास कितनी फाइनल वेलोसिटी होंगी, वो किसी सरफेस के साथ रोल कर रही है, तो ये फॉर्मूला याद रखें वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम में आएगा। यहाँ h क्या है, उसकी अर्थ के सरफेस से हाइट, 1 तो कांस्टेंट है, k मतलब रेडियस ऑफ डायरेक्शन, r मतलब उस बॉडी का रेडियस। नेक्स्ट, अगर बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी याद रखें, न्यूमेरिकल में काम आएंगे ये सारी चीजें। तो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये तो हुए फॉर्मूले, उसके साथ आपको कुछ बेसिक बातें याद रखना है। जैसे अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट दे दूं तो उस ऑब्जेक्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल लेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अगर ये आपकी रिंग है, उसके सेंटर से आपका एक्सिस पास हो रहा है, इसके साथ तो अगर रोटेट कर दी है तो फॉर्मूला मिलता है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, फॉर्मूला मिलता है एम आर स्क्वायर। अगर हम बात करें डिस्क की, डिस्क क्या चीज है, डिस्क रिंग की तरह का ही हिस्सा है, लेकिन ये अंदर से सॉलिड होता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका फॉर्मूला मिलता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला मिलता है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ये याद रहेगा। देखो डायमीटर के अबाउट वो अलग बनते हैं, हाँ अगर जरूरत पड़े तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके सेंटर से पास होने वाला, और उसके आप डायमीटर के साथ भी कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर है, भरा हुआ है। सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला मिलता है 2/5 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर आप हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिलता है, हॉलो स्फीयर स्फीयर तो है लेकिन अंदर से हॉलो है और सेंटर से उसका एक्सिस ये डायमीटर से पास हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला मिलता है हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए। अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और आप उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहे हैं, तो इस केस में ये सिलेंडर ऐसा बन जाता है जैसे ये तो एक डिस्क है ना, सिलेंडर मतलब क्या, डिस्क फॉर्म करना, तो बहुत सारे डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, जैसे ये हो गया तो इसका फॉर्मूला बनेगा एम आर स्क्वायर बाय 2 अगर ये सॉलिड है तो, और अगर ये हॉलो है तो फॉर्मूला बन जाएगा रिंग के लिए, मैं इसके साथ डिस्कस नहीं करता। अगर हम उसके लेंथ पर परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, इस एक्सिस के साथ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिलता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। देखो ये फॉर्मूले काफी अहम है, एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। लास्ट बॉडी जिसके ताल्लुक से हम डिस्कस करेंगे वो एक रॉड है। रॉड मतलब क्या, एक बहुत थिन ऑब्जेक्ट है जो एक ही डायमेंशन के अंदर है। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के साथ निकाला जाए तो फॉर्मूला मिलता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। यहाँ एल के माने क्या है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एल के माने लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 MHT CET 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6। तो एक डिस्क है ऐसे कि उसका रेडियस कैपिटल R के बराबर है, ये रेडियस R के बराबर होगा, और उसकी थिकनेस r/6 के बराबर है। हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ से कोई एक्सिस पास कर रहा है जो सेंटर से है और उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है। मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला तो है डिस्क के लिए। अब आगे देखिए, डिस्क इज मेल्टेड, डिस्क को आपने ये पिघलाया एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्फीयर अबाउट द डायमीटर इज। तो हमको तो पता है
कि अगर एक स्फीयर है, स्फीयर के डायमीटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर का फॉर्मूला मिलेगा एम आर स्क्वायर, इसके साथ आ जाता है क्या 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला बनता है। ओके ना। अब देखिए ध्यान देते हैं यहाँ पर कि हमको अगर डिस्क को पिघला कर स्फीयर बनाना है तो इन दोनों प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्क ये बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होना ही चाहिए ना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम अगर हम डेंसिटी के टर्म में देखना चाहें तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मास बाय वॉल्यूम। यदि अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ओके जी, तो यहाँ पे हम मास की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। उससे पहले हम उनका ऐसा करते हैं कि उनका रेडियस पता करने की कोशिश करते हैं कि स्फीयर का रेडियस कितना है, क्योंकि यहाँ पे आर की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, डिस्क का वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ डिस्क ना एक सर्कुलर शेप है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इसका फॉर्मूला मिलेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आर रेडियस ऑफ डिस्क है, इनटू ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका मान लीजिए हाइट इसकी r/6 है तो इसकी थिकनेस r/6, इसलिए मैं r/6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्क। ये बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब। क्लियर है ये? अच्छा जी, इतना तो समझ गया। अब क्या होगा, ये पाई कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा, जो बचा वो लिख लेता हूँ। ये भी क्या है, ये दोनों भी r है ना, इसको भी मैं r इसको भी मान, तो क्या मैं r³ लिख लूँ, r³ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब। मतलब कि क्या हो गया, ये हो गया r³ डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब। यानी हमको यहाँ से पता चला कि स्फीयर का रेडियस है, दोनों जगह क्यूब रूट लेने पर हमको पता चल जाएगा कि ये है r/2, तो स्फीयर का रेडियस डिस्क के रेडियस का हाफ आ गया। अच्छा जी, अब हम बस आई के टर्म में फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और हमको पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मास तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि हमने इसके मास में कुछ कमी ज्यादती नहीं की, सिर्फ उसको रिकास्ट किया है। तो मास ऑफ स्फीयर इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर, इसके साथ आ गया 2/5, इसको हम आगे लेकर चलते हैं तो 2/5 एज इट इज रहा। मास ऑफ स्फीयर तो दोनों का मास सेम ही रहेगा m है, और स्फीयर का रेडियस कितना है, डिस्क के रेडियस का हाफ, तो r/2 का स्क्वायर मुझे लिखना चाहिए, r/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय 4। ओके ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से अगर मैं एम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ID, है ना जी, 2 टाइम्स ऑफ ID आ गई, तो एम आर स्क्वायर की जगह पर मैं 2ID लिख लेता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ कितना आ गया, ये 2ID डिवाइडेड बाय 4। इतना समझ गए? देखें 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, मतलब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/5 टाइम्स। तो अगर आप डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I दिया हुआ है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, I डिवाइड बाय 5, जैसे क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन सब लोग समझ गए, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना? आपको क्वेश्चन अपने तौर पे सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये MSTCT 2014 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई करने की कोशिश, आपका आंसर आ जाता है तो ठीक, आप ट्राई करने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके ना? ओके जी, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड, तो सबसे पहली बात तो हमको पता चली कि वहां डिस्कशन में रॉड है, रोटेटिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। अब ये बात थोड़ी सी अजीब है, देखो ये हमारी रॉड है और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से दिया, उसके एक एंड से, है ना, और उसकी प्लेन पे परपेंडिकुलर, यहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग, अगर इसी रॉड को हम बेंड करके रिंग बना देते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डायमीटर इज I1, तो उस रिंग का डायमीटर के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो हमको इन दोनों का रेशियो पता करना है। सबसे पहले हम इस I को पता करने की कोशिश करते हैं। हमको रॉड के ताल्लुक से क्या पता है, रॉड का उस एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो सेंटर से पास होता है और उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर।
अब जरा डेटा तो बताइए, आई ओ जो हमको पता करना है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया आई। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ये दोनों एक्सिस पैरेलल, ये सेंटर से पास होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका फॉर्मूला मिलता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय सॉरी रेडियस कैसे आएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस यहाँ मास हमारे रॉड का m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, अगर यहां से यहां तक उसकी लेंथ है तो दिस विल बी l by 2, तो क्या आ जाएगा h की जगह पर l by 2 का स्क्वायर। याद है ना h के माने क्या हो रहे थे, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो बन गया ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस ml स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कुछ कॉमन निकला, यहाँ से ml स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 4 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बच गया 3 और यहाँ पर 1 पूरा ml स्क्वायर बाय 4, मतलब कितना हुआ, ये सिंप्लीफाइड वर्जन इसका बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 4 बाय 3, है ना, ये 4 कैंसिल, मतलब बन गया ml स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ये हमारा किसका, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। अब दूसरी चीज जो हमको पता करना है कि अगर हम इस रॉड को बेंड करके एक रिंग बना दें, इस रॉड को बेंड करके एक रिंग बना दें, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होगा, अबाउट डायमीटर कितना होगा, इस बात को जरा समझते हैं। देखिए जी, अब मान लीजिए ये रिंग है, ये इसी तरह पेज के ऊपर रखी है, हमको रिंग के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस, ये जो पेन मैंने आपके सामने रखा है ना, इस तरह के एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये वाले के साथ पता नहीं, इसको हम नाम दे देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर d, और उसी तरह दूसरा डायमीटर में बना देता हूँ। क्या ये दोनों डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बॉडी के प्लेन के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये एक्सिस ऐसा है जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ये इन द प्लेन और दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो iz इज इक्वल टू ix प्लस iy है। मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या है ये, ऑफ रिंग मतलब क्या, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, इसका फॉर्मूला मिलता है m r स्क्वायर, और ix iy कुछ और नहीं बल्कि डायमीटर है, तो यहाँ भी मैं id लिख लेता हूँ और यहाँ भी मैं id लिख लेता हूँ, यानी हमको पता चला कि 2id ये बराबर हो गया m r स्क्वायर के, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर का फॉर्मूला मिला m r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखो आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूले याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब सवाल ये है, मास की हद तक तो बात ठीक है, इन दोनों का मास सेम होगा, रिंग का भी सेम होगा, रॉड का भी सेम होगा, रॉड, अब लेकिन बात यह है कि रॉड की लेंथ है और रिंग का रेडियस है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, जब हम किसी रॉड को बेंड करके किसी रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी लेंथ बराबर हो जाती है सरकमफेरेंस के, तो L इज इक्वल टू 2πr लिख लूं, L इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकालते हैं तो रेडियस ऑफ रिंग बन जाएगा L अपॉन 2π। इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, जिसको उन्होंने I1 से रिप्रेजेंट किया है, फॉर्मूला क्या मिल जाएगा m by 2 एज इट इज, यहाँ r स्क्वायर है, r की जगह पर मैं l by 2π का स्क्वायर लिख लूं, ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या मिल गया ml स्क्वायर बाय 2 इंटू 2π का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4π स्क्वायर। ओके, ये बन गया I1 और ये है हमारे पास I। अब क्या करना है हमको पता करना है I बाय I1, इसको हम पता कर लेते हैं, I डिवाइड बाय I1 इज इक्वल टू, I का फॉर्मूला कितना आया ml स्क्वायर बाय 3, और I1 कितना आया, I1 आ गया है ml स्क्वायर अपॉन कितना है 8π स्क्वायर, लिख लो इसको 8π स्क्वायर। अब क्या कैंसिल होगा, ये ml स्क्वायर कैंसिल, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, मतलब आ गया 8π स्क्वायर डिवाइड बाय 3। आंसर टैली करें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन MHT CT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर फ्रेम ABCD is formed by 4 identical rods each of mass m and length l। तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर फ्रेम बनाया है, ये हमारा स्क्वायर फ्रेम बन गया, इस स्क्वायर फ्रेम के हम नाम दे देते हैं, ये उसका नाम मान लीजिए मैं ऐसे देता हूँ, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है C और ये है D, ठीक है ना, और ऐसा कि ये 4 रॉड को मिला के बनाया गया, चारों रॉड का मास सेम है, स्मॉल m के बराबर है, चारों की लेंथ भी सेम है m के बराबर। दिस फ्रेम इज इन xy प्लेन, ये xy प्लेन के अंदर है, सच दैट साइड AB कोइंसाइड्स विद द x एक्सिस, ये जो AB है ना ये x एक्सिस के साथ में है, और एंड साइड AB अलोंग द y एक्सिस, तो AB ये दिया हुआ है उसने कि ये y एक्सिस के साथ है, ठीक है जी, सिंपल हो गया। हमको पता करना है अलोंग द y एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्रेम अबाउट द x एक्सिस के साथ उस फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने की कोशिश करना है। ओके जी, शुरू करते हैं।
तो हमको क्या करना है, पूरे फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। फ्रेम में 4 एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, चारों एलिमेंट का सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बी, ऑफ रॉड बी सी, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड सी डी, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड डी सी। इन चारों का समेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब देखिए जो ए बी है ना, ये ए बी तो एक्सिस के साथ ही है, मतलब एक्सिस से डिस्टेंस ही कुछ भी नहीं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बन जाएगा 0। अब बीसी की बात करते हैं, तो ये बीसी क्या हुआ, ये बीसी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो एक रॉड है, लेकिन ये रॉड के एंड से पास हो रहा है। याद करें ये पिछला फॉर्मूला, पिछले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने निकाला था, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में था ना, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 में था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था कि ये रॉड है हमारे पास, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स क्या बोलेंगे उसको, कि किसी किनारे से पास होने वाला एक्सिस। अगर यहाँ पे हम देखें तो यही सिनेरियो दोबारा बन रहा है, देखें तो यही सिनेरियो दोबारा बन गया ना, कि ये रॉड है और रॉड के एंड से एक्सिस पास हो रहा है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला आ गया था ml² डिवाइड बाय 3। यही तो फॉर्मूला यहाँ भी बनेगा। अब बात करते हैं CD की थोड़ी देर के बाद, उसी के साथ DC के, ये DA है सॉरी, DE के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये भी तो किनारे से ही पास हो रहा है, जिसका भी फॉर्मूला मिल जाएगा ml² बाय 3। अब सिर्फ बात बचती है CD के लिए। देखिए CD एक्सिस से दूर है, एक्सिस से दूर है, इसलिए हम इसको पार्टिकल कंसीडर करते हैं। इस पार्टिकल का मास कितना होगा m, और इस पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, इस पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस l होगा, क्योंकि तमाम फ्रेम की साइड l के बराबर दी हुई है। तो पार्टिकल है जिसका मास m है, डिस्टेंस है l, तो फॉर्मूला मिल जाएगा ml², है ना। अच्छा अब हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ तो 0 है, ml² कॉमन निकल गया, सब जगह से ml² कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/3, यहाँ बचा 1 और यहाँ बच गया 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ml² और ये क्या हो गया 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया 2/3 और साथ में है 1, ओके ना। सो कितना हो गया ml² अंडर द ब्रैकेट कितना हो गया, ये हो गया 5/3। तो हमारा आंसर आना चाहिए 5ml²/3, 5ml²/3, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस आपको मार्क्स दिलवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, एक मरतबा पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको सोल्यूशन आता है तो अगला क्वेश्चन देखें, वरना वीडियो को देख लें, लेकिन प्लीज आप सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज लेंथ l एंड रेडियस r। तो एक सिलेंडर है इस तरह, उसका लेंथ l के बराबर है और उसका रेडियस r के बराबर है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। सेंटर से पास हो रहा है लेकिन उसके लेंथ पे परपेंडिकुलर। उसने कहा है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ इज इक्वल टू, तो यहां से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ पे परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये उसने कहा है इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू सर्कुलर फेस। अब यहां से एक एक्सिस पास हो रहा है जो सेंटर से पास हो रहा है लेकिन सर्कुलर फेस पे परपेंडिकुलर, तो यहां के साथ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे कि लेंथ के साथ परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो रहा है सर्कुलर फेस पे परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हमको पता करना है एल और आर के बीच का रिलेशन क्या। अब बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो फॉर्मूला देखिए, मैं आपको लिखा चुका हूं। फॉर्मूला है ml²/12 प्लस mr² डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब देखिए यहां से अब ये क्या बन गया, अगर हम इस एक्सिस के साथ देखें सर्कुलर फेस पे परपेंडिकुलर, तो ये जैसा बिहेव कर रहा है जैसे कि डिस्क है। अगर ये डिस्क है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। फॉर्मूला मिलता है mr²/2, याद है ना फॉर्मूले। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा ml²/12। ये क्या हो गया, ये हो गया mr²/2 और ये प्लस वाला टर्म उस साइड चला गया तो बन गया mr²/4 इस तरफ। mr²/2 माइनस mr²/4 कितना बचेगा, ये बचेगा mr²/4। इस तरफ कितना है, इस तरफ है ml²/12, ओके ना। ये m और ये m कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, मतलब कितना बचा l²/3 इज इक्वल टू r²। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो कितना आ जाएगा, l/√3 इज इक्वल टू r। l/√3 इज इक्वल टू r, मतलब l कितना आ गया, l आ गया r√3 के बराबर, तो लेंथ आ गई r√3 के बराबर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ गए क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन MHT CET 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लेट m बी द मास एंड l बी द लेंथ ऑफ द रॉड। एक रॉड है
जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है। इन फर्स्ट केस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो पहले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है, लेंथ पे परपेंडिकुलर है। तो पहले केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या मिल जाएगा? व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन? फार्मूला है ml²/12। ठीक है। नेक्स्ट, इन सेकंड केस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन एंड। दूसरे केस में क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से पास हो रहा है, एक एंड से पास हो रहा है, लेंथ पे परपेंडिकुलर है। तो सेकंड केस के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था। फार्मूला क्या आ रहा था? एंड से पास जब होता है एक्सिस तो फार्मूला आ रहा था ml²/3। ठीक है ना। तो हमको पता करना है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन फर्स्ट केस टू द सेकंड केस। तो पहले केस का और दूसरे केस का रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो क्या होगा? अब हम फार्मूला लिखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय मास अंडर रूट में। तो अंडर रूट I/m पहले के लिए I1 हो जाएगा, दूसरे के लिए I2 हो जाएगा। रॉड तो वही है ना, तो मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट अगर मैं कॉमन लिख लूँ तो कॉमन स्क्वायर रूट क्या हो गया? I1 डिवाइड बाय m। अब ये डिनोमिनेटर उल्टा होके ऊपर जाएगा, मतलब बन जाएगा m डिवाइड बाय I2, है ना। ये I1 कैंसिल। अब हम फार्मूला रख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या था? ml²/12 आ गया था। और I2 की जगह क्या है? ml²/3। तो ये हुआ ml², और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर चला जाएगा ml²/3। ये दोनों कैंसिल, 3 1 3 4 12। तो अंदर क्या बच गया? 1/4। मतलब आंसर कितना आ गया? 1/2। तो हमारा इसका आंसर आना चाहिए 1/2। तो इसके ऑप्शंस में लिखना भूल गया। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए है इसका 1, ऑप्शन बी है इसका 1/2, ऑप्शन सी है इसका 1/4 एंड ऑप्शन डी है इसका 1/8। तो बी वाला ऑप्शन 1/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सॉलिड सिलेंडर हैज मास m। एक सॉलिड सिलेंडर है, कुछ इस तरह होगा, जिसका मास m है, जिसकी लेंथ स्मॉल l के बराबर है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ओन एक्सिस। ये एक्सिस है सिलेंडर का, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाला। इसके साथ तो हमको फार्मूला ही पता है ना। फार्मूला क्या है? ये लेंथ पे परपेंडिकुलर एक्सिस mr²/4 प्लस ml²/12। ये फार्मूला मिलता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ऑप्शन देख लीजिए, mr²/4 एक ही ऑप्शन में है, mr²/4 प्लस ml²/12। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कितना आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूले याद है तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए पहला काम फॉर्मूले याद करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। सबसे अहम काम प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्मूले भी याद होंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन MST CT 2010 का है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। तो एक रॉड है जिसकी लेंथ L के बराबर दिया हुआ है। लेंथ L है इस रॉड की, बहुत थिन रॉड है। एंड मास m, इसका मास कैपिटल M के बराबर है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। तो ये मान लेते हैं सेंटर। एंड से कितने डिस्टेंस पे एक्सिस पास हो रहा है? एंड से उसका जो डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस बराबर है कितना? L/3 के। ओके, अब ये डायग्राम थोड़ी मैं डिटेल में बनाता हूँ। ये मान लीजिए हमारी रॉड है, ये रॉड की पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ को मैं L कहता हूँ, पूरी रॉड की लेंथ L। ये उसका सेंटर, हमारा एक्सिस कुछ यहाँ से पास कर रहा है, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इतना जो डिस्टेंस है वो है L/3। अच्छा एक बात बताइए, सेंटर से एंड का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा L/2, ये L/2, ये भी L/2। तो ये बचा कितना? ये L/2 में से L/3 माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये डिस्टेंस को क्या होगा? L/2 माइनस L/3 लिख सकता हूँ। मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा L/6। ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारा रॉड का एंड था, ये हमारी रॉड थी, ये हमारा सेंटर से पास होने वाला एक्सिस, और ये दूसरा एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है। इसके साथ हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके साथ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को IO नाम देंगे। ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये IC हो गया। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L/6 है। अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पर सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है? IO इज इक्वल टू IC प्लस MH², है ना। IO ये वाला एक्सिस, इसके पैरेलल सेंटर से पास होने वाला IC के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड पे कितना है? ml²/12 है, हमको पता है, और मास एज इट इज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L/6 है, तो यहाँ पे L/6 का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो कितना मिल गया? ml²/12 प्लस L/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? L²/36 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? कुछ कॉमन निकला यहाँ से,
एम एल स्क्वायर बाई 12 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 1, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो यहाँ कितना बचा 1/3 बचा। ओके, सो कितना हो गया ये एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ये हो गया 4/3। ओके, सो 4 1 जा और 4 3 जा, मतलब कितना बचा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1/3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 9। इस एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा। तो ये बेस पे था क्वेश्चन के पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना। आप लोग समझ गए ना, ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का डायग्राम बनाकर दिया जाए, कैसा भी सिनेरियो हो रहा हो, हमको बस कौन सा एक्सिस पैरेलल जा रहा है वो देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सबसे बड़ा सहारा है आपका। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2010 में पूछा गया है। The moment of inertia of uniform disk about the diameter is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its ring. देखो जी, इसको समझते हैं। ये है हमारी डिस्क, ये पूरी सॉलिड है, अंदर से भरी हुई। हमको सिर्फ एक के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो उसके सेंटर से पास होता है और उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। इसके साथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, IC इज इक्वल टू mr²/2, इतना आया था ना। अब जरा ध्यान देते हैं, अब क्या है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर। अब हमको डायमीटर के साथ निकालना है, तो एक डायमीटर में ऐसे बनाता हूँ, ID कहता हूँ, दूसरा डायमीटर ऐसे बनाता हूँ, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये एक जैसा हमने से पहले देखा था ना, ये IX में है, ये IY में है, तो ये IZ हो जाएगा। यहाँ के केस में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। IZ को क्या लिख सकता हूँ मैं, IZ यहाँ पे डिस्क के प्लेन पे परपेंडिकुलर IC है, तो ये बन जाएगा IC और ये दोनों हो जाएंगे ID, तो इसको मैं 2ID लिख लेता हूँ। मतलब ID कितना हो गया, ID हो गया IC डिवाइड बाई 2। IC कितना है, IC है mr²/2 और इसकी डिवाइड बाई 2, मतलब डायमीटर के साथ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया mr²/4। तो ये जो I दिया है ना, ये जो I डायमीटर के साथ, ये I की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है mr² डिवाइड बाई 2। अब जरा ध्यान दीजिए, उसने क्या बताया, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिंग। अब ये हमारी डिस्क है, उसके रिंग से एक पॉइंट पास कर रहा, उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो अगर डिस्क को हम पेपर के साथ रख लें तो ऐसा पॉइंट पास हो रहा होगा, इसके साथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, इसको हम नाम देते हैं IO। अच्छा जी, इसके पैरेलल सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जिसको हम IC कहेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। क्लियर ना, अगर ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस हो गया तो हम यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। वो क्या बताता है, IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। अब जरा बताइए IC कितना है, IC है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, कितना है वो है mr²/2। ये m एज इट इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r के बराबर है, तो ये r² हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 mr²। ओके, अब जरा इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो 3 टाइम्स ऑफ mr²/2 लिख लेता हूं। अब ये mr²/2 क्या है, mr²/2 तो I के बराबर है, तो हमारे पास IO गिवन एक्सिस के साथ जो पता करना था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3I के बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3I के बराबर। अरे कुछ गड़बड़ ये हुई कि यहाँ पे mr²/4 को मैं यहाँ 2 लिख लिया, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं 4। तो यहाँ से mr² की वैल्यू कितनी मिलेंगी, mr² की वैल्यू मिल जाएंगी 4I। यहाँ mr² की जगह पर मैं यहाँ जो ये इसको कट कर लेता हूँ, ये हुआ 3/2। mr² की जगह क्या लिख लूँ, 4I लिख लूँ, मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 2I, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 6I। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6I हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एमएसटी सीईटी 2010 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला दिया टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो टाउ इज इक्वल टू I अल्फा होता है ना, तो ये तो करेक्ट हुआ, हमको इनकरेक्ट नॉट करेक्ट यूज करना है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये तो फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, तो ये भी सही है। थर्ड दिया फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी में क्या दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टॉर्क टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये गलत है। फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिलेगा टाउ डिवाइड बाय अल्फा, इसलिए ऑप्शन डी को इनकरेक्ट माना जाएगा और हमको नॉट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इसलिए ऑप्शन डी पर हम मार्क करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो एक बात तो कंफर्म हुई कि हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो रिंग से रिलेटेड है।
तो रिंग का बात चल रही है। थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज आई, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर आई है। इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है। अनदर आइडेंटिकल रिंग, एक रिंग थी इस तरह रोटेट कर रही थी। एक दूसरी आइडेंटिकल रिंग बिल्कुल उसी तरह की एक दूसरी रिंग है, इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट, ये इसके ऊपर लाकर रख दी गई, सो दैट दे सेंटर कोइंसाइड, ऐसा कि उन दोनों के सेंटर कोइंसाइड है। इफ बोथ रिंग्स आर रोटेटेड, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दी गई तो घूमने लगेंगे एक दूसरे के साथ, सेम एक्सिस के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो हमको पता करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमको पता करने की कोशिश करना है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पहले एक ही रिंग थी ना, तो इनिशियल सिस्टम में क्या होगा, ये तो स्टेशनरी थी, इसका काइनेटिक एनर्जी आ गया। फाइनल में क्या होगा, फाइनल क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का कितना हो जाएगा, आई प्लस आई, और दोनों एक ही वेलोसिटी से घूमेंगे, वो ओमेगा फाइनल होगा, और वो कितना होगा वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम पहले ओमेगा फाइनल पता करते हैं। पता करने के लिए हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बताता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने जेंटली रखे हैं, कोई टॉर्क उस पर नहीं लगा। इनिशियल की तरह है, इनिशियल का फॉर्मूला मिलेगा एंगुलर मोमेंटम का, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू, ये क्या होगा, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। ये तो एक डिस्क के लिए हुआ, और दूसरे के लिए कितना होगा, दूसरी के लिए भी इतना ही होगा, दूसरी के लिए हो जाएगा आई फाइनल ओमेगा फाइनल, है ना जी, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही डिस्क थी ना, तो एंगुलर मोमेंटम भी एक का ही आएगा। अच्छा जी, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बाद में दोनों मिल गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, और दोनों डिस्क कैसे हैं, दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगा, इसलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम, तो आई लिख लेता हूँ। अब ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं तो ओमेगा भी सेम होगा, तो आई ओमेगा लिख लेता हूँ मैं यहाँ, और ऑब्वियसली ये ओमेगा ओमेगा फाइनल है, ठीक है ना। मतलब कितना मिल गया, आई ओमेगा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई ओमेगा फाइनल, है ना। ये आई कैंसिल, मतलब ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई ओमेगा डिवाइड बाई 2। अब हम बात करते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की, हमने पहले ही उस पर डिस्कस कर लिया है। तो लॉस कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमको देखना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो पहले कितना होगा, सॉरी यहाँ माइनस लिख लेता हूँ, फाइनल कितना होगा, हाफ आई प्लस आई, ये हो गया 2i, मैं यहाँ से इक्वेशन ले रहा हूँ। ओमेगा फाइनल कितना है, ओमेगा फाइनल है, ओमेगा फाइनल की वैल्यू हमारे पास आई ओमेगा डिवाइड बाई 2, और ये क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर मतलब कितना हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ, आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ना, मतलब कितना बचेगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4 हमारे पास वैल्यू बचेगी। सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन था, समझ गए क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, A disk of moment of inertia I1 is rotating in horizontal plane about an axis passing through center perpendicular to plane with constant angular speed omega 1। तो I1 उसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ओमेगा 1 उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी। नेक्स्ट क्या है देखेंगे, अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो पहले एक डिस्क रोटेट कर रही थी कुछ ऐसे एक्सिस के साथ, ये हमारी डिस्क है। अनदर आइडेंटिकल डिस्क, अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। एक दूसरी डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, हैविंग जीरो एंगुलर स्पीड, पहले इसकी एंगुलर स्पीड जीरो थी, प्लेस कोएक्सियली, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए। रखने के बाद क्या होगा, ये सिस्टम कुछ ऐसे बन जाएगा, एक डिस्क उसके ऊपर दूसरी डिस्क, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दूसरे का I2, ये घूमने लगेंगे। मान लीजिए कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 बन गई, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, द एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम। क्वेश्चन में यहाँ सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुक में उसके अंदर यहाँ लिखा है इनिशियल डिस्क, लेकिन उससे आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, मैंने सिस्टम किया है इसको। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम ना फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता करते हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे। पहले सिर्फ एक डिस्क घूम रही थी तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 ओमेगा 1, बाद में दोनों घूम रहे हैं तो हो जाएगा I1 ओमेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी, I2 ओमेगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा,
यहाँ से अगर हम ओमेगा 2 कॉमन निकाल दें तो बन जाएगा I1 प्लस I2 और कॉमन निकल कर बाहर आ जाएगा ओमेगा 2। यहाँ से हम ओमेगा 2 का वैल्यू पता कर सकते हैं। ओमेगा 2 कितना बन जाएगा, ओमेगा 2 यहाँ पे बनकर आएगा I1 अपॉन I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो देखो जी, दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों घूम रहे हैं, तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख लेंगे I1 प्लस I2, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा 2 बाहर निकालकर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन समझी। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया है, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर बाहर आ गया, I1 प्लस I2 दोनों का समेशन में आ गया। तो यहाँ से हम हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं माइनस हाफ I1 प्लस I2। अब मुझे बताइए ओमेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा I1 अपॉन I1 प्लस I2 इसका स्क्वायर और I1 का स्क्वायर और साथ में बाहर आ जाएगा ओमेगा 1 है ना, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ I1 प्लस I2 और ये स्क्वायर वाला एक टर्म कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ बचा है हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस हाफ यहाँ क्या बच गया I1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा I1 एक चला गया ना, तो यहाँ बचा I1 अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है, मतलब कितना बच गया, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया I1 प्लस I2, यहाँ माइनस वाला I1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। ठीक है जी, तो क्या हो गया, ये माइनस I1 खत्म, मतलब कितना बचा, यहाँ आ गया हाफ I1 और यहाँ का I2 और यहाँ का ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सीरीज का 12 है, MSTCT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, A ballet dancer spins about vertical axis at 1.5 pi radian per second with arm outstretched। पहले उसके हाथ बाहर की तरफ थे, outstretched थे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्पिन्स अबाउट रेडियन पर सेकेंड, तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 1.5 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, विथ आर्म फोल्डेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस बाय, जब वो फोल्डेड हैंड के साथ होती है, फोल्डेड हैंड के साथ होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है 25% है, I चेंजेस बाय 25%। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि अगर वो पहले फोल्डेड हैंड के साथ नहीं थी, उसके हाथ बाहर की तरफ थे, बाहर की तरफ थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जब वो हैंड फोल्ड कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, इसलिए चेंज यहाँ डिक्रीज के मानों में है, इसलिए चेंज यहाँ डिक्रीज के मानों में है। क्यों, क्योंकि फोल्डेड हैंड के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है, डिक्रीज बाय 25%, तो बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा होगा 75% ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब I2 बाय I1 हमको मिल गया 0.75। ठीक है ना, हमको पता करना है न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, उसने सारे आंसर्स RPM के फॉर्म में लिया है, रोटेशन पर मिनट के फॉर्म में। ओके जी, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये खुद से हाथ बाहर की तरफ और फोल्डेड हैंड के साथ ला रही है अपना मोशन, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसलिए हम लिख लेंगे कि I1 इज इक्वल टू I2। पहला कितना होगा, I1 सॉरी ये L1 है, L1 इज इक्वल टू L2, मतलब होगा I1 ओमेगा 1, ये बराबर होना चाहिए I2 ओमेगा 2 के। I1 की वैल्यू I1 रखते हैं, ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 है 1.5 पाई, और I2 कितना है, I2 है 0.75, देखो यहाँ से 0.75 टाइम्स ऑफ I1 और ओमेगा 2 हमको पता करना है। ओके, ये I1 और ये I1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1.5 पाई डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ आंसर लेकर आना है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, रिवॉल्यूशन पर मिनट के अंदर आंसर लाने की कोशिश करना है, तो इसका हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 1.5 पाई डिवाइड बाय 0.5 को 0.75 है ना ये, तो 0.75 को क्या मैं 75 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू पाई डिवाइड बाय 75 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो 75 1 जा 75, 75 2 जा
150 होता है ना, 0.2 आ गया ऊपर, तो 0.2 इंटू 10 पावर -1 डिवाइड बाई 10 पावर -2 टाइम्स ऑफ पाई, ये आ गया हमारा ओमेगा 2। तो कितना हो जाएगा ये ऊपर आने के बाद ये हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा 2। और हमको फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या लिख लेंगे, 2 पाई n2 लिख लेंगे। ये 2 पाई कैंसिल, मतलब n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 rps रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। 1 rps मतलब इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिवॉल्यूशन पर मिनट आ जाएंगे। 1 rpm, अगर हम इसको 1 rps को कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा 1, और rps rpm में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 60 rpm, मतलब आंसर आ जाएगा 60 rpm, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट ना, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। समझ गए क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r and mass m is rolling horizontally without sleeping with speed v. It then rolls up the hill to a maximum height h equal to 3v by 4g. The moment of inertia of the object. ठीक है जी, अब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा था, अगर वो रोल कर रहा था तो उसके पास एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इतनी एनर्जी होगी ना उसके पास। अब क्या हुआ, ये आपका रोलिंग वाला प्लेन था, वो यहाँ से इस तरह रोल करते हुए आ रहा है। यहाँ से आपको पता करना है कि अगर ये इस तरह यहाँ पे आने के बाद जो एनर्जी उसको मिल गई, उस एनर्जी को आपने ऊपर इस्तेमाल किया, ऊपर उसको राइज करने के लिए, तो कितनी हाइट तक वो राइज होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। एच का फॉर्मूला, इतनी एनर्जी उसके पास थी यहाँ पहुंचने के बाद, ये सारी एनर्जी वो इस्तेमाल करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, तो mgh लिख लो इसको। mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ अप्लाई हुआ है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई एज इट इज। ओमेगा को क्या मैं v बाय r लिख सकता हूँ, v इक्वल टू r ओमेगा ना, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय r का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है जी, तो क्या होगा फिर यहाँ से कुछ कॉमन निकला, हाफ वी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, हाफ वी स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन निकल गया, यहाँ बचा m, और यहाँ बचा हाफ वी स्क्वायर तो चला गया, तो यहाँ बचा आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। और h की वैल्यू कितनी दिया उसने, h की वैल्यू दिया है 3v स्क्वायर डिवाइड बाय 4g। तो क्या होगा, ये वाला g के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का v स्क्वायर यहाँ के v स्क्वायर को कैंसिल कर लेंगे, तो क्या बचा 1/2 अंडर द ब्रैकेट m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3m अपॉन 4, इतना ही बचा ना। अब क्या हुआ, 2 1 2 2 अब क्या बचा, m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3m अपॉन 2। ठीक है जी, तो अब यहाँ i अपॉन आर स्क्वायर हम एज इट इज रखते हैं, यहाँ पर 3m/2 है, और ये प्लस वाला m उस साइड जाकर माइनस हो गया, तो i अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 3m माइनस 2m अपॉन 2, मतलब यहाँ बच जाएगा सिर्फ m/2, और यहाँ पर है i बाय आर स्क्वायर, मतलब i इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 2। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, mr स्क्वायर बाई 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर का, अगर हम उसको रोल कर रहे हैं तब, या तो डिस्क का, या हमको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पता करना था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2 आएगी। यहाँ हमारे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझा, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं आप कमेंट करें, इंशाल्लाह डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।